मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संरचनात्मक समवेता की व्याख्या। तो आइए बात करते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समावेता। देखिए, सबसे पहले जब भी बात करते हैं ना हम समावेता की, तो ऑर्गेनिक में हमने कई बार पढ़ा है कि समावयवी किन्हें कहते हैं, आइसोमर्स किन्हें कहते हैं। तो हम आइसोमर्स किन्हें कहते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन परिभाषा कदाचित वही है जो आप अभी तक ऑर्गेनिक में पढ़ते आए हैं। टू मोर कंपाउंड विद द सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। सिर्फ चेंज कहाँ आता है, उनके अरेंजमेंट में। तो ऐसी व्यवस्था और ऐसे यौगिक, उन्हें हम कहते हैं समावयवी, आइसोमर्स। आपने ऑर्गेनिक में बिल्कुल यही परिभाषा पढ़ी थी और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संदर्भ में, रिलेशन में भी हम वही परिभाषा दिया करते हैं। अब ये कितने तरह की हो सकती है, या हम ये कहेंगे कि दो प्रकार से होने के बावजूद आखिर में आइसोमर से होता क्या है। तो हम कहते हैं इससे हम पहचानते हैं उन अलग अलग यौगिकों को, कंपाउंड्स को, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में आए चेंजेस को। अब या तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, और या फिर उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इन गुणों में जो डिफरेंसेस आए हैं ना, जो विभिन्नताएं आई हैं, उनको ध्यान में करते हुए हमने क्या किया है, केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हिंदी में हम इसे कहेंगे संरचनात्मक समावयवता। जैसा कि वर्ड ही अपने आप में बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यौगिकों का नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, लेकिन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में कहीं ना कहीं विभिन्नताएं होगी, और उस वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि संरचनात्मक, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ एटम सेम, हम कहते हैं कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम, तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस आता है स्पेस में, अंतरिक्ष। इसका मतलब ये नहीं पृथ्वी से बाहर वाला अंतरिक्ष, स्पेस मतलब अपने सराउंडिंग की व्यवस्था। तो हम क्या कहेंगे, स्पेशियल आइसोमेरिज्म या स्पेशल अरेंजमेंट। तो अगर ऐसा हो जाए कि संरचना बिल्कुल सेम हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं चेंज आ जाए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस बारे में बिल्कुल सिमिलर रहने वाली है, लेकिन कहाँ चेंज आएगा, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में, तो ऐसे समावयवी कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक के समान इनऑर्गेनिक में भी, अकार्बनिक में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस में दो प्रकार की समावयता होती है। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये समावयता कितने प्रकार की होती है, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि हमने दोनों को डिवाइड इस तरह से किया। पहले वाले पार्ट में हम कहते हैं ये पार्ट हुआ स्ट्रक्चरल का और ये पार्ट हुआ है स्टीरियो का। अब दोनों को डिफरेंस हम कैसे दे रहे हैं, तो स्क्रीन पर ही देखिएगा, अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंसेस आते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों ही केस में हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सिमिलर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर हालत में सेम या सिमिलर होगा। अगर इनको चेंज कर दिया ना, तो हम कहेंगे कि ऐसे यौगिक आपस में समावयवी नहीं होने वाले हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर फिर भी अलग होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल होंगे। लेकिन अगर स्ट्रक्चर सेम हो जाए और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो जाए, क्योंकि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर। तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम किया, हमने क्या किया, उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स
जो पहले से ही सिमिलर थे, तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम कर दिया। तो अगर स्ट्रक्चर सेम किया तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज सिमिलर हो जाएगी, तो चेंज का आएगा उसकी ऑप्टिकल में। और वो क्यों होगा? वो होगा स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल आयन। जैसे ये मेटल है हमारे सामने स्क्रीन पर, देखें। अब अगर इनमें कहीं ना कहीं चेंज आता हो, L1, L2, L3, L4 ये लिगेंड है, अब ये चेंज हो जाए, L4 L1 की जगह आ जाए, L1 L3 पे आ जाए, L3 L2 पे आ जाए, तो इस तरह की जो चेंज जो आई है ना, तो ये संरचना तो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन कहाँ चेंज आ रहा है? उनकी पारस्परिक प्लेसेस में, स्पेस में उनकी अलग अलग जगह की वजह से। तो ऐसे आइसोमेरिज्म कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर को हम लगभग 5 से 6 तरह से डिवाइड करते हैं, लेकिन एज ए होल बड़े तौर पर हम देखें तो संरचनात्मक समावयी 4 प्रकार की होती है, और स्टीरियो 2 तरह से। सबसे पहले स्टीरियो की शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि स्टीरियो 2 प्रकार की होगी, या तो वो ज्योमेट्रिकल होंगे, या जिन्हें हम बाद में कहेंगे डाइस्टीरियो आइसोमर, और या फिर वो होंगे ऑप्टिकल, जिसमें मिरर इमेज क्या होती है, एक दूसरे की जिसे कहना चाहिए कि एक दूसरे की मिरर इमेज दोनों स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, उन्हें हम इनेंशियोमर भी कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर 2 प्रकार की हो जाएगी, ज्यामितीय समावयता, या फिर हम कहेंगे प्रकाशिक समावयता। इसकी बात डिटेल में हम फिर किसी दिन करेंगे, फिर किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखिए, सबसे पहला होता है आयोनाइजेशन, दूसरा होता है हाइड्रेशन, तीसरा होगा लिंकेज, और चौथा होगा कोऑर्डिनेशन। 2-3 प्रकार और भी होते हैं, और उनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जैसे कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आपके सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो, चाहे नेट और जेआरएफ का एग्जाम हो, अमूमन इनके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो हम आज सिर्फ बात करेंगे किसकी? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन या आयनिक समावयता की। तो आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो ये आइसोमेरिज्म किस तरह से जनरेट होगी? हम कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स में इस तरह से हो जाए कि उनके आउटर, यानी कि हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर का पार्ट और उसके अंदर के पार्ट में लिगेंड एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, हमारे पास में यहां पर 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस आए। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स आया ये वाला, दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे सामने ये वाला। चलिए बताइए सबसे पहले इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट। दोनों में देखिएगा लिगेंड्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे सामने अमीन, दूसरा कौन सा है? ब्रोमाइड। दूसरे में भी अमोनिया, अमीन, सल्फेट और ब्रोमाइड। अब डिफरेंस कहाँ जा रहा है? दोनों को ध्यान से देखिएगा। 5 दोनों में अमोनिया के लिगेंड्स हैं, एक दोनों में ब्रोमीन वाला लिगेंड है, और सल्फेट के भी दोनों के पास में एक एक लिगेंड है, लेकिन फिर भी दोनों में चेंज है। चेंज क्या है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एक का कलर रेड है, दूसरे का कलर वायलेट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब कुछ सेम होने के बाद में भी क्या हो रहा है, यहां पर इनका स्ट्रक्चर अल्टीमेटली चेंज हो रहा है। किस तरह से? कि मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन देखिएगा पहले केस में जो ब्रोमीन था ना, वो सल्फेट से एक्सचेंज कर बैठा, यानी कि उसने क्या किया, ब्रोमीन तो चला गया बाहर और सल्फेट आ गया अपनी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स तो क्या हो गया? पेंटामीन, ब्रोमो, कोबाल्ट, सल्फेट। और दूसरे वाला के नाम क्या हुआ? यूपीसी नोमेनक्लेचर पेंटामीन, सल्फेटो, कोबाल्ट, ब्रोमाइड। डिफरेंस कहां आ रहा है?
एक में जो हमारी एंटिटी है लिगेंड वाली जिसने चेंज किया, चेंज करने वाला ब्रोमीन और सल्फर, वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो अगर वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, तो इसका मतलब क्या रहा कि यहां पर ब्रोमीन और सल्फेट ने एक दूसरे से इंटरचेंज किया। तो इस चेंज के बाद में व्यवस्था देखिएगा किस तरह की आएगी। हमने कहा पहले वाला जो है ना, वो तो क्या है, पहले वाला पार्ट बिल्कुल वॉयलेट वाला है, वॉयलेट कलर में है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। अब ये आप कहेंगे कि सब कैसे पता चलेगा कलर क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्टिंग करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं कि इस केस में हम दो तरह के सॉल्यूशन लेते हैं। एक हम लेते हैं बेरियम का क्लोराइड और एक हम लेते हैं सिल्वर का नाइट्रेट। तो हम क्या क्या ले रहे हैं, रिपीट करें, हम ले रहे हैं सिल्वर का क्लोराइड, बेरियम का नाइट्रेट। तो हमने यहां पर लिया अगर बेरियम का क्लोराइड का सॉल्यूशन, तो बेरियम क्लोराइड क्या करता है, बेरियम क्लोराइड को जब भी सल्फेट आयंस मिलते हैं ना, जो आपके लैब में करते आए हैं, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो अगर आपने बेरियम क्लोराइड डाला, व्हाइट पीपीटी आया, तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स हुआ। अब हमने एक सॉल्यूशन और लिया है, हमने क्या लिया है, सिल्वर का नाइट्रेट। अब देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट हमने काम में लिया है ना, तो सिल्वर क्या करता है, सिल्वर सल्फेट के साथ में तो कोई किसी तरह की रिएक्शन देगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसे ब्रोमाइड के आयंस मिलेंगे, वो क्या दे देगा, जल्दी से सिल्वर ब्रोमाइड का ऑरेंज कलर का पीपीटी दे देगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों कंपाउंड को बिल्कुल अलग से आइडेंटिफाई कर लिया। पहले केस में हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट मिल गया, दूसरे केस में हमें क्या मिल गया, सिल्वर का ब्रोमाइड मिला। तो ये इस तरह की व्यवस्था हो तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। प्रॉपर्टी कहां चेंज हुई कि पहला वाला कॉम्प्लेक्स तो साथ क्या हुआ, पहला वाला कॉम्प्लेक्स हुआ है रेड कलर का, सॉरी वॉयलेट कलर का, और दूसरा वाला हो जाएगा रेड कलर का। तो फिर से देखिएगा, हमने लिया सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स पेंटामीन कोबाल्ट सल्फेट का ब्रोमाइड जो कि रेड है। मैंने क्या किया, अब अगर इसके अंदर मैं बेरियम का क्लोराइड डालूंगा तो बेरियम ब्रोमाइड का पीपीटी नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये किसी तरह का कोई पीपीटी बेरियम क्लोराइड के साथ तो नहीं देने वाला। तो फिर क्या होगा, हम दूसरा सॉल्यूशन ऐड करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन अपने पास में है सिल्वर का नाइट्रेट। अब जैसे ही मैं सिल्वर का नाइट्रेट लूंगा, तुरंत से प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा, सिल्वर के ब्रोमाइड का। तो इस तरह से यहां व्यवस्थाओं में बदलाव की वजह से लिगेंड क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी से प्राथमिक संयोजकता में एक्सचेंज कर लेता है। इस तरह की समावयता कहलाती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिएगा स्क्रीन पे देखिएगा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हम बात करते हैं, ये है प्लेटिनम का आपके सामने। देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, ये वाला ब्रोमाइड अंदर की तरफ है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है, और नाइट्रो NO2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है। और दूसरे केस में क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया, नाइट्रो अंदर है, ब्रोमाइड बाहर है। अब बताओ मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, जैसा मैंने ब्रोमाइड देखा, ब्रोमाइड देखने के बाद में मैं क्या करूंगा, अब बेरियम क्लोराइड तो हम काम में ले नहीं सकते, हम सीधा सीधा ले लेते हैं सिल्वर का नाइट्रेट। जैसे मैंने सिल्वर का नाइट्रेट लूंगा, अगर ब्रोमाइड बाहर होगा तो वो क्या करेगा, इसके साथ में इस तरह से ये इसने रिएक्शन दे दी और फिर से सिल्वर ब्रोमाइड का पीपीटी बनाया। लेकिन पहले केस में किसी तरह का कोई पीपीटी जनरेट होगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहां पर भी दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। सार तौर पर अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन समावयता का जो कारण है वो क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं में लिगेंड का क्या कर रहा है,
लिगेंड में एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स और एटम्स बिटवीन द कॉम्प्लेक्स आयन एंड द आयन आउटसाइड इट, दैट्स नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम अगली समवायता की बात करते हैं। दूसरी समवायता हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वाटर एज ए मॉलिक्यूल रोल अपना प्ले करने वाला है। तो देखिए बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो हाइड्रेट आइसोमर्स आर द टाइप ऑफ आइसोमर्स व्हिच हैव सिमिलर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर सेम है बट डिफर इन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड। लेकिन क्या होगा कि कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज होने वाले। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं, हाइड्रेट में हम कहते हैं कि एक तरह की ये आयनिक समवायता का ही एग्जांपल है, बस जो एक्सचेंज करने वाला लिगेंड है ना वो वाटर है। तो एक्सचेंज करने वाला लिगेंड अगर H2O है तब हम उसे बजाय आयनिक समवायता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के हम क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो इसके एग्जांपल ये देखिएगा, ये तीन हमने एग्जांपल लिए। अब तीनों में देखिए मेटल क्या है, मेटल फर्स्ट क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम, दूसरा लिगेंड क्या है, वाटर है, और तीसरा लिगेंड क्या है, क्लोरीन। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सामने कितने हैं, 6। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आ रहा है जिसके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और टाइप ऑफ लिगेंड भी 2 ही है, ये तो वाटर है क्लोरीन है। अब अगर इनकेस क्लोरीन अगर एक्सचेंज करता ना तो क्या होता, वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल होता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वाटर एक्सचेंज एंटिटी है। देखो अंदर पार्ट में कितने लिगेंड थे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल हुए। दूसरे पार्ट में क्या हो गया कि एक वाटर का मॉलिक्यूल आ गया है बिल्कुल बाहर यहां। अब वैलेंसी होने के लिए क्या होगा कि जो क्लोरीन के जो 3 एटम थे ना, एक सिर्फ वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि संयोजकता भी तो बैलेंस बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, तो उसके संतुलन के लिए क्लोरीन एक अंदर आया है। तीसरे केस में भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल चले गए और 4 वाटर मॉलिक्यूल रह गए। तो पहले केस में वाटर के अंदर एंटिटी में 6 हैं, दूसरे में 5 हैं और तीसरे में 4 है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वाटर लिगेंड यहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि इससे क्या चेंज आएगा, बहुत चेंज आया। तो पहले वाले का कलर वॉयलेट है क्योंकि 3 आयनिक क्लोरीन है यहां पर। दूसरे का कलर ग्रीन है, क्यों, क्योंकि ऊपर 2 आयनिक क्लोरीन्स हैं। और तीसरा डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है क्योंकि इसके पास में एक ही आयनिक क्लोरीन है। तो इस तरह से 3 अलग अलग कलर के हमारे को कंपाउंड मिल रहे हैं, जबकि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड्स सेम, उनके अरेंजमेंट्स अलग हो गए। तो इस तरह की समवायता को हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट समवायता उसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, या हिंदी में कहेंगे बंधन समवायता। नाम ही बताता है कि बंधन में कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं ना, तो बॉन्डिंग की, बंधन की बात करते हैं किसके और किसके बीच में, हम बात करते हैं मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग या बंधन की। तो यानी कि क्या होगा, कहीं ना कहीं हम इनके लिंकेज की बात करेंगे। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे जनरेट होती है, जब भी हमारे पास में लिगेंड एम्बिडेंडेट तरह का हो। एम्बिडेंडेड अगर तरह का होगा, बहुतंतुक लिगेंड, किन्हें कहते हैं हम, बहुतंतक लिगेंड, बहुतंतुक लिगेंड। जैसा कि हमने पहले बात की थी, ऐसा लिगेंड होगा जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर एटम काम में आता हो। यानी कि मेरे पास में 2 दांत है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक बार में सिर्फ एक ही दांत से चबाने का काम करूं, तो कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, एम्बिडेंडेड का। अगर मैं दोनों को काम में लेता तो किलेशन वाला मॉलिक्यूल बन जाता। इसलिए इसे हम कहते हैं जिसमें अगर लिगेंड
एम्बिडेंटेट का बहुतंतुक प्रकार का हो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, यानी कि बंधन समावयी होंगे। देखो कैसे एग्जाम्पल कि हमने ये एग्जाम्पल एक लिया, यहां पर क्या है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया है, नाइट्रो है और क्लोरीन है। अब क्या होगा कि ये जो NO2 है ये दो तरह से मेटल से कनेक्ट हो सकता है। हमने इन दोनों तरह को लिया है। पहला, अगर वो MONO की तरह पे हो तो वो इस तरह से होगा। दूसरे में अगर नाइट्रो की तरह आता है तो इस तरह से होगा। तो हमने क्या कहा, ये तो हो गया MONO जिसमें ऑक्सीजन सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ में, यानी कि कोबाल्ट के साथ में। लेकिन दूसरे में कोबाल्ट के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, दूसरे में नाइट्रोजन। तो एक केस में कोबाल्ट कनेक्ट हुआ है ऑक्सीजन के साथ, दूसरे में कोबाल्ट कनेक्ट हुआ है नाइट्रोजन के साथ में। तो इस तरह की समवेता में जिसमें लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड अलग अलग एटम के द्वारा मेटल के साथ में कनेक्ट होता हो, उन्हें हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। और कोई एग्जांपल अगर हम सोचना चाहें तो एम्बिडेंटेड का कोई भी लिगेंड हम ले सकते हैं। जैसे ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमने एक लिगेंड लिया है SCN वाला, कौन सा, थायोसाइनाइड। और अगर मैं इसमें चेंज करता हूं कि सल्फर के बजाय नाइट्रोजन होता तो वो क्या हो जाता, आइसोथायोसाइनेट। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स जैसा कि हमने मैग्नीज का लिया MnCO5 SC। नेक्स्ट समवेता हम कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड समवेता नाम ही अपने आप में सफिशिएंट है कि अगर लिगेंड खुद आइसोमर शो करने वाला हो, यानी कि लिगेंड में खुद में समवेता प्रदर्शित करने का गुण हो, कैपेसिटी हो, तब हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक में ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड आइसोमेरिज्म के उदाहरण होंगे। और जनरली केमिस्ट्री में हमारे पास में जो लिगेंड है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 1,3-डाइअमीनोप्रोपेन और 1,2-डाइअमीनोप्रोपेन। इसको अपन शॉर्ट में इस तरह से कहते हैं, अगर TN है 1,3-1,2 है तो PN, तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं TN एंड PN। अब TN में क्योंकि 3 का T है ना, तो हमने कह दिया TN मतलब ये हो जाएगा 1,3 का एग्जाम्पल, PN रिमेनिंग हो गया 1,2 का एग्जाम्पल। तो लिगेंड यहां पर सेम है लेकिन चेंज का आ रहा है, वो खुद अपने आप में आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो ये कंपाउंड और ये इसका फॉर्मूला देखिए इस तरह से कि देखिएगा सेंट्रल मेटल कैटायन प्लेटिनम, और ये हो गया हमारे सामने लिगेंड। अब लिगेंड में कहाँ है, हमारे पास लिगेंड में कनेक्टिविटी हो रही है CH3 की, उसकी वजह से चेंजेस आ रही है। तो एक हुआ 1,3 और दूसरा हुआ 1,2। तो पहले को अपन कहते हैं बिस 1,3-डाइअमीनो प्रोपेन प्लेटिनम 2, जबकि सेकंड को हम क्या कहेंगे, बिस 1,2-डाइअमीनो प्रोपेन प्लेटिनम +2, यानी कि TN फर्स्ट और PN सेकंड। तो इस तरह की समावहता कहलाती है लिगेंड समावहता, जो क्यों जनरेट होती है, जबकि लिगेंड कैसा हो, लिगेंड खुद समावहता प्रदर्शित करने वाला हो। अगली समावहता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया कि इन केस हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में क्या है, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। कैटायनिक ये प्लस, ये हुआ माइनस, यहां पर भी ये प्लस, जिसे हम पहले लिखते हैं वो कैटायनिक, दूसरा एनायनिक। ठीक है, अब यहां क्या है, इन केस दोनों ही कैटायनिक एनायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी के हों तब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जनरेट होती है। वो कब होगी, जबकि लिगेंड क्या करे, लिगेंड एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले।
दोनों ही केस में लिगेंड एक्सचेंज कर ले। देखो पहले नंबर में कोबाल्ट पहले है यहां पर इस तरह से, क्रोमियम आया ये इस तरह से यहां पर। दूसरे के केस में क्रोमियम पहले है, ये क्रोमियम पहले आया, और कोबाल्ट क्या हुआ, ये सेकंड नंबर पर है, जबकि क्या है बाकी के लिगेंड्स अपने। अब ये व्यवस्था जो हुई ना, ये एग्जांपल हो गई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, क्योंकि कैटायनिक और एनायनिक में क्या हो रहा है, एटम्स मॉलिक्यूल के एक्सचेंज हो रही है। तो इस प्रकार की समावयता कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की होगी। हमेशा एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ये देखिए ये रहा हमारे पास में एक और एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल कैटायन और एनायन है ना, वो है कोबाल्ट और क्रोमियम। अब यहाँ क्या हो गया, लिगेंड हमारे पास में इथिलीन डाइअमीन, यहां पर भी इथिलीन डाइअमीन, सेकंड केस में साइनाइड, यहां पर भी हुआ साइनाइड। लेकिन क्या हो गया, कोबाल्ट और क्रोमियम की एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज क्यों हुए, क्योंकि वास्तव में लिगेंड ने चेंज किया है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इस तरह की व्यवस्था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कहलाती है। और हमारी अंतिम समावयता जिसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। आपने ऑर्गेनिक में पॉलीमर के बारे में जानकारी की होगी कि पॉलीमर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। पॉलीमर को हम पहचानते हैं उनके इंपिरिकल फॉर्मूले से। तो जिनका ऐसे होगी, जिनका इंपिरिकल फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन चेंज कहाँ हो, चेंज होगा उनके मॉलिक्यूलर वेट में। तो मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला जिसमें सेम रहता हो। ये हमारे पास में तीन है, इन तीनों को हम कहते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है। वास्तव में ये आइसोमेरिज्म का या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट मानते हैं। अब कैसे पहचाने, तो देखो पहले केस के अंदर PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 है। दूसरे केस में क्या किया, इसमें इंपिरिकल फॉर्मूले को हमने चेंज, इंपिरिकल फॉर्मूला तो सेम ही रखा है। देखो PtNH3 का होल 4 PtCl4, यूनिट्स चेंज हो रही है, इनकी इकाइयां बदल रही हैं, उससे इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। मेटल Pt ही है, लिगेंड्स NH3 और Cl ही है, लेकिन Cl के 4 हो गए, अमोनिया के 4 ही रहे। थर्ड एग्जांपल के अंदर अपन आते हैं तो देखिएगा PtNH3 का होल 4, तो PtNH3Cl का होल ट्वाइस, ये ट्वाइस और ये तो सिर्फ वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज में आते हैं। लेकिन वास्तव में तीनों ही एग्जांपल किसके हैं, जिसमें इंपिरिकल फॉर्मूला सेम रहते हुए इनके मॉलिक्यूलर वेट में चेंज आ रहा है। तो इस तरह से आज हमने आयनन या आयनिक या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में अलग अलग प्रकार की समावयता की बात की। सबसे पहली समावयता कौन सी थी, आयनन समावयता। दूसरी समावयता कौन सी थी, लिंकेज, हाइड्रेट। फिर थी लिगेंड, फिर आई हमारे पास में लिगेंड और लिंकेज के बाद में कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में एक रही हमारे पास में पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। थैंक यू।